अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट है साइंस और ये स्टार्ट हो रहा है आपका हिंदी मीडियम। ये एक क्विक रिवीजन पर्पस से है और लास्ट मोमेंट अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हमारा पर्यावरण। यहाँ पर हमारी 2 बुक्स कवर हो रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन सी बुक हमारी कवर हो रही है। पहली है हमारी सपोर्ट मटेरियल, जो स्कूल से आपको मिलती है। दूसरा है हमारा फुल मार्क्स। उन दोनों को ही प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। जिसको भी जो कुछ नहीं समझ में आएगा वो एट द एंड लास्ट में मुझसे सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, और कोई भी पॉइंट आपको नहीं पता लग रहा है तो अभी आप अपनी बुक्स में, नहीं तो जहाँ पर भी आपके पास ये नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ आप उसे मार्क करते चलिए और हम उसे साथ साथ कवर करते जाएंगे। आप उन सबको मार्क कीजिए। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य। अब मैं आपको डायरेक्ट इन्हीं डायरेक्ट चीज़ों के बारे में बात करती जाऊंगी और आपसे समझाती जाऊंगी और पूछती जाऊंगी। महत्वपूर्ण तथ्य के जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। पहला है आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। वह पदार्थ जिनका अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों को क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट्स द्वारा संभव हो, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वो चीजें जो जीवाणु या फिर दूसरे जीवों के द्वारा अपघटित होती हैं उन्हें कहते हैं हम जैव निम्नीकरणीय। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी हो जाए रिटर्न टेक्सचर के अंदर और ओरल में भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको समझाने के लिए इजीएस्ट लैंग्वेज का यूज़ कर सकती हूँ, बट आपको लिखना इसी फॉर्म के अंदर होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, जैसे कि कौन से जैव निम्नीय पदार्थ हैं, आप इतना समझिए कि वो सब्सटेंस या वो चीज़ें, वो अपघटक या वो अपघटन जीवाणु जो हमारे एनवायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कागज, कपड़े, पेड़ पौधे, जंतुओं के अपशिष्ट। जंतुओं के अपशिष्ट का मतलब होता है कि उनका वेस्ट मटेरियल। अब दूसरा है आपका अजैव। जैव से समझो जीवन, ठीक है, अजैव से समझो जिनके पास जीवन नहीं है। ऐसे याद रखो इन्हें। तो जैव के अंदर जो चीजें जिंदा है या फिर जो चीजें जिंदा नहीं है तो जो इन्वायरमेंट में मिक्स हो सकती हैं। अजैव जो इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, डीडीटी। ये नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ, ये वो चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं हो सकती। तो 2 चीजें अभी हमने देखी, एक थी हमारी कौन सी, जैव निम्नीकरणीय, और एक था अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक तो हमारा किसमें, इन्वायरमेंट में मिक्स हो रहा है ना, तो एक हमारा इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, मिक्स हो पा रहा है। ठीक है, और एक हमारा इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटे से कॉलम बनाकर लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, नॉट मिक्स। जो हमारा ये वाला है ये हमारा इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट, पारितंत्र। पारितंत्र मतलब क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम होता है। किसी क्षेत्र के सभी जीव, कोई भी एरिया मान लो, उसके जितने भी जीव जंतु हैं तथा वातावरण के अजैव कारक, जो भी जैव हैं और जो अजैव हैं, संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें दोनों ही तरीके के आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं, मृतक और जीवित। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो एक ऐसी परिस्थिति जहां पर जीवित और मृत, या आप मृत तो नहीं बोलते, अजैव बोल सकते हो, जैव और अजैव कारक दोनों क्या हो, सम्मिलित हो। तो आप कैसे लिख सकते हो, किसी भी क्षेत्र में सभी जैव और अजैव कारक
सम्मिलित हो या संयुक्त रूप से एक साथ हमें देखने को मिले। संयुक्त रूप से मतलब होता है कि जॉइंट में, ठीक है, इकट्ठे हमें देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम। पारितंत्र के अब दो घटक हैं, जैसे है अजैव और जैव। वही मैंने बताया, जैव से क्या ध्यान रखोगे, जीवन, और अजैव से क्या ध्यान रखोगे, जिसमें जीवन नहीं है। मैं यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। जैव में आप क्या ध्यान रखोगे, लाइफ, ठीक है। और दूसरी तरफ आप अजैव में क्या ध्यान रखोगे, जहां पर लाइफ नहीं है, ठीक है। देखिए, तो अजैव के अंदर कौन कौन से आएंगे, ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ठीक है। और जैव में कौन से आएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी आएंगे। वन, तालाब आदि, ये सभी मतलब जो आसपास का एनवायरमेंट है वो मानव निर्मित है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित मतलब ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया। मनुष्य द्वारा क्या बनाया गया है, हम झील बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, है ना, तो ये सब चीजें, बगीचा बना सकते हैं, तो ये वाले कौन सी चीजें हमारी मानव निर्मित। पर तालाब और झील ये सब कुछ प्राकृतिक भी होती हैं, कुछ खुद के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भी बनाई जाती हैं, तो उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक नेचुरल सिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ह्यूमन मेड या मैन मेड इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए उत्पादक। उत्पादक मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, कंज्यूमर। उत्पादक क्या है, सभी हरे पौधे व नीले हरित शैवाल, जितने भी हरे पौधे हैं या फिर हरे और नीले रंग के शैवाल हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। वो सभी इस वर्ग में आते हैं। जो भी मतलब आप समझो, जितने भी ग्रीनरी चीजें हैं, जो भी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर कौन होंगे हमेशा बताओ, प्लांट होंगे, है ना। तो जितने भी प्लांट्स वगैरह के सेक्शन होगा वो सारा क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर होगा। उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोड्यूसर को उपभोग करता है। उत्पादक का क्या करता है, उपभोग करता है। हम या जानवर या कोई भी जो दूसरे स्टेज के लेवल के जो भी उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं, आप देखोगे कि प्लांट्स को कौन खाता है, बताओ, जानवर खा रहे होते हैं ना, है ना। तो प्लांट्स को जब जानवर खा रहे होते हैं तो हम ये सब चीज क्या देखते हैं कि, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या, कोई नहीं। प्लांट्स को जब जानवर खा रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, और यहाँ पर उत्पादक कौन हो गए, प्लांट्स हो गए। तो वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन, उत्पादक क्या करेंगे, भोजन को बनाएंगे, है ना। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तभी वो उन्हें खा पाते हैं, ठीक है, उपभोग करने वाले। तो वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। हम बोलते हैं ना, प्लांट्स आर डिपेंड, एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स और द ह्यूमन। तो एनिमल या फिर ह्यूमन या जो भी है, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सो व्हाट वी आर द कंज्यूमर्स। हम कौन है, कंज्यूमर। हम कौन है, उपभोक्ता है, ठीक है। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक द्वारा, उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर, जो भोजन बनाने की क्षमता रखता है। उपभोक्ता उपभोग करता है उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन का। उत्पादित मतलब बनाया गया भोजन, ठीक है, उसके भोजन का उस पर निर्भर होता है। उपभोक्ता में कौन कौन से लोग आते हैं, एक आता है शाकाहारी, जो सिर्फ जो सिर्फ क्या खाते हैं बताओ, साग सब्जी, शाबाश। मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। सर्वाहारी, सर्व का मतलब होता है सभी, तो मतलब जो दोनों खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं और सब्जी भी खाते हैं। परजीवी, वो आप देखोगे अभी यहाँ पर कीटाणु, जीवाणु, ये सब जो होते हैं परजीवी होते हैं। अब हम देखेंगे, हाँ, अपमार्जक। अपमार्जक को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया। मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इतना ध्यान रखिए कि जीवाणु और कवक जैसे छोटे छोटे और बैक्टीरिया
या मृत जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपमार्जन करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, कठिन कार्बनिक जो पदार्थ है, जटिल मतलब क्या होता है, कठिन, जो बहुत ज्यादा स्टफ्ड है, कॉम्प्लेक्स है, उसको किस में बदल देते हैं, सरल में बदल देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, अपमार्जक के लाभ क्या क्या होते हैं अब मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, यह पर्यावरण की सफाई का प्रतिनिधि करते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, क्लीनिंग एजेंट है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो जंतुओं द्वारा वायु जल मिट्टी से ली गई थी, उसे वापस इनके मृत शरीर को अपमार्जित करने में पर्यावरण में लिया जाता है। इसी तरह ये पर्यावरण में संतुलन कायम करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिली कि ये क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं, दूसरा पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलित रखते हैं। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, अपमार्जक क्या काम करते हैं, पहली चीज जटिल को क्या बना देते हैं, सरल के अंदर बना देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल देते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ के अंदर बदल देते हैं। जिससे क्या होता है कि ये दोबारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं पौधों के द्वारा। किनके द्वारा, पौधों के द्वारा। ठीक है, अपमार्जक के लाभ, पहला ये पर्यावरण की सफाई में काम आता है, क्यों, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, हमारा क्लीनिंग एजेंट। दूसरा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बताओ बताओ, जो भी किसी भी प्रकार का जो पोषक तत्व है, जो हमें जंतुओं से या पौधों से या वायु मतलब पौधे जंतुओं को वायु जल मिट्टी द्वारा से जो लिया था, जो इन्हें वापस देते हैं मृत शरीर के रूप के अंदर, तो ये पर्यावरण में वापस चल जाते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम देखेंगे आहार श्रृंखला क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। फूड चेन कहते हैं जीवों की एक श्रृंखला, जितने लोग जीवित हैं उनकी श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसमें एक दूसरे का आहार किया जाता है। कि जो हम एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, दूसरा जानवर तीसरे जानवर को खाता है, ऐसी ही श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रकृति में एक आहार श्रृंखला चल रही है। पहली वन के अंदर है, दूसरा घास के मैदान में, तीसरा आपको तालाब में। मतलब इन्होंने लैंड का भी दिखाया है और आपको वाटर का भी दिखाया है। देखो, जो पेड़ पौधे हैं उनको कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खा रहा है, शेर। ठीक है, अब ऐसे आपकी ये जो फसल है, फसल को किसने खाया, ग्रासहोपर ने। ठीक है, ये टिड्डों ने या कीड़ों ने। और इनको किसने खाया, मेंढक ने। मेंढक को कौन खा सकता है, सांप। सांप को कौन खा सकता है, ईगल। ठीक है, अब ऐसे ही पानी वगैरह के अंदर देखोगे, या जो आप छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जो आप देखते हो, क्या बोलते हो उसे, काई उग जाती है हरी और नीले रंग की, वो। अब ऐसे ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनको कौन खाएगा, मछली। मछली को कौन खा रहा है, ऊपर वाले लेवल का पक्षी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का फूड चेन। जब एक तो जो सबसे नीचे वाला हुआ वो बेटा क्या हुआ आपका, बताओ, प्रोड्यूसर। क्योंकि ये क्या दे रहा है आपको, ODUCER, ये क्या हुआ आपका, प्रोड्यूसर। और ऊपर की चेन के जितने भी हुए वो क्या हुआ आपके, कंज्यूमर। ठीक है, तो हमें इससे अभी क्या पता देखने को मिला कि ऊपर वाली चेन के कौन से आपके सारे कंज्यूमर है और नीचे वाले कौन से हैं, सारे प्रोड्यूसर है। तो नीचे वाले कौन से हुए आपके सारे, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। और कंज्यूमर को, सॉरी, जिसे हम बोलते हैं उत्पादकता, और कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, अब आ जाओ पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, आहार श्रृंखला में एक चरण होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, उसे ही हम पोषी स्तर कहते हैं। ये समझने का सबसे इजी तरीका है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अभी तो मैं बस आपको समझा रही हूँ, बाद में मैं आपको इन सबके क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज और दिखाऊंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आइए हम इनको देखते हैं। सबसे पहले कौन होता है, उत्पादक, प्रथम पोषी स्तर। ठीक है, उत्पादक कौन से हो गए, सारे प्लांट्स। ठीक है, फिर आएगा आपका प्राथमिक, जो उन्हें खा रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, पेड़ पौधे क्या हो गए आपका, उत्पादक। ठीक है, और यहाँ पे डियर क्या हो गया आपका, प्रथम पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर कौन सा हो गया, देखो यहाँ पे लिख रखा है। प्राथमिक वाले में क्या देखने को मिला आपको, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, शाकाहारी। कौन सा है, शाकाहारी। ठीक है, द्वितीय वाले में कौन सा है, छोटे मांसाहारी। जो छोटे मांसाहारी मतलब
ये भी मांसाहारी ही हैं, पर ये छोटे जीव हैं, ठीक है। और तृतीय वाले में कौन से हैं? बड़े मांसाहारी। अच्छा, छोटे और बड़े में क्या अंतर है? जैसे मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ कि भेड़िए हैं, ठीक है, वो छोटे मांसाहारी हो गए, और शेर, ठीक है, ये कौन सा हो गया? बड़े मांसाहारी हो गए। अब हम देखेंगे आहार जाल। इतना समझिए, एक होता है आपका आहार श्रृंखला और एक होता है आपका आहार जाल। जाल को हम क्या कहते हैं? वेब। तो जब बहुत सारी चेन, जब बहुत सारी श्रृंखलाएं मिल जाएं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? एक आहार जाल कह सकते हैं। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध जो ब्रांचेस होती हैं, मतलब आप देखिए, जैसे कि उसे हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। कि भालू, फिश जो है या फिर कीड़े मकोड़े जो हैं, वो आपका मेंढक भी खा सकता है, ठीक है, और वो कोई दूसरा जीव भी खा सकता है। तो एक ही खाने को दो दो जीव खा सकते हैं। तो ये क्या है? एक आहार श्रृंखला नहीं बन रही ना, दो अलग तरीके से आहार श्रृंखला बन रही है, तो उसको कोई और जीव भी खा सकता है। तो यहां से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। ये यहाँ पर ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है, ये आता है हर साल, सीबीएसई का फेवरेट सेक्शन है ये, ठीक है। आहार श्रृंखला से जाल बनाते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% का भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। तो सौर ऊर्जा मतलब सूरज से आने वाली जो ऊर्जा है, वो कितने परसेंट में बन पाती है बेटा? 1% में बन पाती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर खाए हुए भोजन की मात्रा 10% ही जैव मात्रा में बदल पाती है, अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। मतलब अगले बार जब वो जाएगी तो उसे 10% ही मिलेगा। ऐसे ही आगे जब बढ़ोगे तो क्या होता है? लेस होती चली जाती है ऊर्जा। क्या होती है? लेस होती चली जाती है, ठीक है, कम होती चली जाएगी। आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण होते हैं। आहार श्रृंखला में 3 या 4 चरण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर अत्यधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। मैं वही सेम चीज आपको बता रही हूँ कि हर स्तर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊर्जा कम देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले डायग्राम पे आओ, जहां पर आपको उत्पाद जो पोषक स्तर का लेवल देखने को मिल रहा था। जो उत्पाद है उसके पास 1% है सौर ऊर्जा का, ठीक है। अब इसको प्रथम वाले ने खाया तो इसके पास तो पूरी ऊर्जा आ गई शाकाहारी वाले के पास। फिर इसको इसने खाया तो यहां से क्या हो गई? ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई। फिर यहाँ छोटे मांसाहारी को किसने खाया? बड़े मांसाहारी ने। तो इसके पास भी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि ये खाने के अलावा और क्रियाएं भी तो करते हैं ना, है ना, तो उनमें भी इनकी ऊर्जा व्यस्त होती है, ठीक है। जिसमें चौथे पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। जो मैं वही बता रही हूँ, चौथे स्तर के बाद आपकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बहुत कम, नाम मात्र की बचती है, ठीक है। उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी बहुत सारे जीव है। जरूरी नहीं है ना कि डियर ही आपका क्या खाए? घास खाए। अरे भैया, आप बताओ कौन कौन से जीव शाकाहारी होते हैं? हाथी भी शाकाहारी होता है ना, और भेड़ बकरियां भी शाकाहारी होती है, गाय शाकाहारी होती है। तो यहाँ पर ये क्या समझा रहे हैं कि नीचे शाकाहारी स्तर पर क्या है? एनर्जी कैसी देखने को हमें मिलेगी? ज्यादा। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो। आ रहा है? ठीक है। उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह एकादशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, जैसे चल रहा है वो उसी रूट में चलता है। अब हम देखेंगे जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। विभिन्न फसलों का रोग एवं पीड़कों से बचने के लिए पीड़क नाशक और रसायन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग फसलों के अंदर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं? दवाई छिड़कवाते हैं ना, है ना। तो अब वो किस तरीके से होने लग गया बेटा? बायो मैग्निफिकेशन के तरीके से होने लग गया है। अब ये वही बता रहे हैं, पीड़क नाशक एवं रसायन का प्रयोग किया जाता है जो बहकर मिट्टी अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी में ऐसे पौधे तथा जलाशयों से जलीय पौधे और जंतुओं में फिर आहार श्रृंखला द्वारा खाद द्वारा खादन, जैसे गेहूं फसल, सब्जी,
से हमारे शरीर में रसायन संचित होता है जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन क्या होता है कि हम देखते हैं फसल के अंदर, हम मान लो हमने कोई भी किसी भी तरीके का क्या डलवाया, कोई भी पीड़कनाशी डलवाया, ठीक है। अब वो पत्तियों द्वारा रिस रिस के कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा, ठीक है। अब जो कोई भी मिट्टी किसी भी तरीके की जो वहां पे फसल उग रही है, अब वहां पे सब्जी उगेगी, है ना, मान लो आलू की फसल है, ठीक है, या फिर किसी और दूसरी चीज की फसल है, तो वो उगेगी, ग्रो होगी और वो सब्जियों में आएगी, है ना। और क्या होगा कि बंद कर दो भाई, जैसे ही वो फसल उगेगी, ग्रो करेगी, तो वो सब्जियों में मंडियों तक आएगी और फिर हम उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इनडायरेक्टली वो हम तक आ रही है, ठीक है। और वही रसायन, वही केमिकल द्वारा जो सब्जियां या जो चीजें हम खा रहे हैं, वो हम हमें उससे अलग अलग तरीके के रोग हो रहे हैं। तो जिस प्रकार की सब्जियां, जिस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है, जो जिसमें पीड़क नाशक हमें ज्यादा देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन क्या है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी रामायण बताई है, पर आप लिखोगे कैसे, जैसे इसमें बताया गया है। विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़क से बचाने के लिए, अलग अलग तरीके के फसलों के अंदर अलग अलग प्रकार से रोग हो सकते हैं, उनको पीड़क नाशक दिया जाता है ताकि उन फसलों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग या कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो सके, ठीक है। तो उनके अंदर क्या डाले जाते हैं, पीड़क नाशक या रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो बहकर किस में आ जाते हैं बेटा, मिट्टी में आ जाते हैं, और जल के अंदर होते हैं तो जल में चले जाते हैं। मतलब जल में भी कुछ चीजें उगती है ना, हमारे पानी में भी कुछ चीजें उगती हैं, जैसे मिट्टी से पौधे तथा जलाशयों से जलीय पौधों में चले जाते हैं। मिट्टी से पौधों में जाएंगे और जलाशयों से जल वाले पौधों में जाएंगे, ठीक है। और ये आहार श्रृंखला द्वारा हमारे खाद्य में भी पहुंचते हैं, हमारे खाने में भी पहुंचते हैं, जैसे गेहूं चावल जो भी हम उगा रहे होते हैं उस टाइम, और वही गेहूं चावल हमारे शरीर के अंदर हम संचित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। पोषीय स्तर में एक ऊपरी ओर से जाने पर जैव आवर्धन की मात्रा बढ़ती है। मनुष्य आहार श्रृंखला में शीर्ष पर है, मनुष्य मतलब हम लोग सबसे सबसे टॉप पर हैं, इसीलिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो पाता है। इसीलिए ये हमारे शरीर में क्या है, सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब आइए इन्हें याद करें। रिकॉल दिस, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक टॉपिक बताया था, ठीक है। मैंने आपको कल एक टॉपिक दिखाया भी था जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकर्ण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनता है, O3 बनता है। मैंने आपको वही बताया था कि O2 से क्या बनता है, O2 दो भागों में बढ़ जाता है, तो ये दो गैसेस में होती है। हमारा ऊपर जो ऑक्सीजन O2 में होता है, वो एक O2 किसके साथ मिलता है आपका, एक दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है आपका O3, और O3 क्या है आपकी ओजोन। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो लेयर काम कर रही है वो कैसी है आपकी, बताइए, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या है आपकी, हानिकारक लेयर है, पर हम इस तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। पर इसको तेजी से खत्म करने वाली चीजें भी हम गैसियस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके मतलब CFC तो एक मेन कारण है, और भी ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ओजोन जो है वो खत्म होती जा रही है या पतली होती जा रही है। सूरज की जो भी रोशनी हम तक हानिकारक, हानिकारक मतलब यूवी रेज, ठीक है, यूवी पराबैंगनी किरणें जो हम तक आनी नहीं चाहिए थी वो आती हैं, वो कैसे हम उससे बच सकते हैं, ओजोन की वजह से बच सकते हैं। और ओजोन का है हमारे पृथ्वी के ऊपर एक लेयर, एक परत के अंदर मौजूद है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन ओजोन परत में क्या कर रहे हैं, छिद्र कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। इसका उपयोग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, CFCs का रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ACs में देखने को मिलता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में देखने को मिलता है। ये सब मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। यूवी विकर्ण जीवों के लिए एक अत्यंत हानिकारक है, जिससे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद व्हाइट कलर का होता है, आंखों के अंदर ना यहाँ पर दूधिया
या सफेद सफेद जैसा कुछ आने लग जाता है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो फसलों की उपज, ये सब चीजों की हमें कमी देखने को मिलती है। पारितंत्र के विभिन्न घटक अभी हमने देखे थे कि जैव और अजैव देखे थे। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक रिवीजन पर्पज से बताया गया। चलिए अब हम देखते हैं किससे, सपोर्ट मटेरियल से देखते हैं। हमारा पर्यावरण, अभी हमने फुल मार्क्स खत्म करी है। ये जैसे क्विक रिवीजन था यहाँ पर फुल मार्क्स का, जो मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा पर्यावरण। चलिए, हमारा पर्यावरण यहाँ पर 3 तरीके से विभाजित करा गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है, और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ और परितंत्र। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पहले पारितंत्र। पारितंत्र के घटक पारितंत्र को कितने भागों में बांटा गया, घटक में और उसके प्रकार में। घटक में कौन से होंगे, अजैविक और जैविक घटक। जैविक के अंदर कौन से होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। प्रकार के अंदर कौन से होंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे, जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित में खेत, बगीचा, जलाशय, ये सब आएंगे। ठीक है, जैविक घटक के अंदर मैंने भी बताया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। उत्पादक को मैंने क्या बताया था, बताओ, प्रोड्यूसर, PROD। नहीं कुछ समझ में आया ना तो पेपर के अंदर आप इंग्लिश में देख लेना, तो दिक्कत नहीं होगी। उपभोक्ता किसे कहते हैं, कंज्यूमर। समझ आ रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूं समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, डीकम्पोजर, अपमार्जक को बोलेंगे। हाँ जी, डीकम्पोजर अपमार्जक ही तो थे। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अपमार्जक को ही कहते हैं बेटा। हाँ, डीकम्पोजर अपमार्जक को कहते हैं, DEMCUPOSER, डीकम्पोजर। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स। और इसके बाद हमने देखा कि ये तीनों ही चीजें देखने को हमें मिलती हैं किस फॉर्म में, खाद्य श्रृंखला और आहार श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला से ही क्या बनता है, आहार जाल बनता है। ठीक है, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती हैं जो हमारे घेरे में, मतलब चारों तरफ हैं। सभी जैविक और अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल को पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनता है। मानव गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण गिरावट में आ रही समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास, मतलब खत्म होना, या फिर कचरे का उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण के बारे में सिंपल क्वेश्चन, तो आप सिर्फ ये लिखाना, ये जो सारे पॉइंटर्स हैं। ठीक है, अब पारितंत्र क्या होता है, ये प्रीवियस बुक है तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी मेंशन है, और मैं साथ साथ यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र की परिभाषा देखेंगे, ऐसे ही आंसर्स लिखने जैसे इस फॉर्म में दिए गए हैं। एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे जंगल, तालाब, तापमान, वर्षा, वायु आदि, मृदा और सभी जीव, आसपास जितनी भी चीज होती है उन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इसमें हम इसके 2 प्रकार देखते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। एक सेकेंड, ज्यादा जूम हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक कौन से होगा, जिसमें प्रकृति से रिलेटेड सारी चीजें हो। मानव निर्मित में जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। अब प्राकृतिक के आप घटक देखोगे, प्राकृतिक पारितंत्र के घटक देखोगे, जिसमें अजैव आता है और क्या आता है, जैविक आता है। अजैव के अंदर कौन सा आ गया, हवा, जल और भूमि। जैविक के अंदर कौन सा आ गया, पौधे, जानवर। ठीक है, अब इसी में आप जैविक के अंदर कौन से देखोगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उपभोक्ता कौन से हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। उत्पादक कौन से हो गए बेटा, पेड़ पौधे। ठीक है, यहाँ कौन सा सेक्शन है, ये प्लांट वाला सेक्शन है। वो प्लांट्स, ठीक है, जो आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वगैरह काम करते हैं, उनके जिन जिन भी जीवों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। फिर आपके पास आता है अजैविक घटक और
जैविक घटक, यही वाला ऊपर वाला जो मैं आपको समझा रही हूँ। अजैविक घटक मैंने भी आपको बताया, अजैविक घटक कौन सा होता है? सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, ये सभी आपको क्या है बताइए? अजैविक घटक है। ठीक है। जैविक घटक कौन से हो गए? जैविक मैंने आपको अभी पीछे भी यही बताया, जैविक घटक कौन से? जिसके अंदर जीवन है। ठीक है, यही बताया ना मैंने ये आपको, जिसके अंदर क्या है? जीवन है। अजैविक घटक जो है जिसमें जीवन नहीं है। हाँ जी। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म फफूंदी जैविक घटक बनाते हैं। ठीक है। अब आहार के आधार पर जैविक घटक को निम्न भागों के अंदर बांटा गया है। अब आहार के आधार पर हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए। उत्पादक और उपभोक्ता। अब आप मुझे बताओ, उत्पादक कौन सा होता है और उपभोक्ता कौन सा होता है? बताओ। प्लांट्स के लिए। हाँ, अब सही बोला। उपभोक्ता प्लांट्स कैसे हो सकते हैं बेटा? पौधे के प्लांट्स का है जीवन के लिए। हाँ, और अब घटक है। चलिए। उत्पादक सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता मैंने अभी बताया, जो अन्य जीवों का क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं, मतलब उन्हें आप खाते हो, वो क्या होते हैं? आपके उपभोक्ता होते हैं। या बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम उन पे क्या है? आधारित है। उपभोक्ता को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी जो मैंने आपको बताया, जो पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं। ठीक है, जैसे बकरी और हिरन। मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे शेर और मगरमच्छ। सर्वाहारी पौधे मांस खाने वाले दोनों जैसे कौवा और मनुष्य। परजीवी जो दूसरे जीवों के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे मैं आपको बताती हूँ जुआएं, जू हो जाती है ना बाल में, तो वो क्या? परजीवी। वो हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर से खून चूसने का काम करती है, जैसे अमरबेल। ठीक है। अब क्या आपके पास? अपघटक फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए, ठीक है, मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल, मैंने आपको वही बताया था, जटिल पदार्थ को, जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल देते हैं बेटा? सरल कार्बनिक पदार्थ के अंदर बदल देते हैं। उत्पादक वो ये है उत्पादक इसमें खुद भोजन बनाते हैं। नहीं, उत्पादक के अंदर तो हम डिपेंड है क्या? उत्पाद उपभोक्ता में उत्पादक के दूसरे अंदर, वाले हाँ, डिपेंड उत्पादक है। के अंदर हम खुद भोजन बनाते हैं, मतलब कि प्लांट्स। हाँ। ठीक और है। उपभोक्ता में दूसरे पे निर्भर हाँ रहना। जी। अब घटक में जो भी डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो जानवर या जो भी कोई चीज सड़ गई है, खराब हो गई है। ये उस पे निर्भर होंगे। हाँ, समझ गए? ये पता लगा कि वो कठिन पदार्थ है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो बेसिकली इजी में, सिंपल में कर देते हैं। ठीक है। आहार श्रृंखला क्या होता है? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। उदाहरण घास, हिरन और शेर। आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषीय स्तर कहलाता है। पोषीय स्तर क्या होता है? आपसे पूछा जा सकता है, पोषीय स्तर का स्थानांतरण कैसे होता है? मैं भी आपको पीछे भी वही बताया कि ऊपर जाते जाते वो क्या होती है? श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। एक आहार श्रृंखला में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी मैंने आपको बताया है और अब भी आपको अगेन ये चीज समझा रही हूं। मैं आपको एक ही टॉपिक दो बार समझा रही हूं, बुक्स के साथ, दो अलग बुक के साथ। ठीक है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो उनकी पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित मतलब उसकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। 10% नियम। 10% नियम क्या है? अब ये देखिए, एक पोषीय स्तर दूसरे पोषीय स्तर में केवल 10% की ऊर्जा ही भेज पाता है। मतलब उत्पादक से अगले लेवल पर, प्राथमिक लेवल पर कितने परसेंट की ऊर्जा गई है? सिर्फ 10% की।
मतलब आगे 100, अगर इसके पास 100 है तो इसमें से उसने 10 हटा लिए तो उसके पास कितने परसेंट गया है? 90% गया है। फिर उसने भी अगले वाले के पास कितना परसेंट भेजा है? अपने पास 10% निकाले तो उसके पास कितने परसेंट भेजा है? 80%। समझ पा रहे हो आप? जबकि 90% ऊर्जा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ और ऊर्जा पाचन, या मैं वही बता रही हूँ कि जरूरी नहीं अब वो 90% ऊर्जा उस जानवर की कहाँ गई भाई, वो और भी तो काम कर रहा है खाना खाने के अलावा, है ना? भागता भी है, ठीक है, खेलता भी है, चलता भी है, दूसरे जानवर को पकड़ता भी है, तो उसमें भी तो उसकी ऊर्जा जा ही रही है। ठीक है, तो ऐसे ऊपर जाते जाते वो ऊर्जा क्या हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, कुछ कार्य करने में, कुछ वृद्धि और कुछ जनन करने में उनकी ऊर्जाओं का ह्रास, मतलब क्या होता है? कम होना। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में ये 3 से 4 चरण के अंदर होता है। ये मैंने भी आपको पीछे ऊपर जो था ना उसमें मैंने आपको बताया भी। ठीक है, अब हम देखेंगे जैव आवर्धन और आहार जाल क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे? जैव आवर्धन और आहार जाल। जैव आवर्धन क्या है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन की मात्रा में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर पर जाने में वृद्धि होती है, इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। ये एज इट इज याद करना है। ऐसे रसायन की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो केमिकल्स जो होते हैं वो बेटा कहाँ जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी से वो फूल या पेड़ पौधों के अंदर, फल सब्जियों के अंदर जिसको हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। क्योंकि मानव आहार श्रृंखला में सबसे ऊंची स्तर पर है, सबसे ऊपर मानव ही देखने को हमें मिलता है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जैव आवर्धन सबसे ज्यादा आपको किसमें देखने को मिलेगा? मानव में मिलेगा। आहार जाल क्या होता है? आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से क्या होती है? जब जुड़ जाती है तो वो एक जाल का रूप ले लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पौधा है, पौधे को कौन खा रहा है? टिड्डा भी खा रहा है, ठीक है, और चूहा भी खा रहा है, और खरगोश भी खा रहा है। ठीक है, खरगोश को अब किसने खाया? लोमड़ी ने भी खा लिया, और हो सकता है उसको चील ने भी खा लिया। और टिड्डे को किसने खाया बेटा? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। और जबकि सांप क्या कर रहा है? सांप चूहा भी खा सकता है और मेंढक भी खा सकता है। चील किस किस को खा सकती है? चील सांप को भी खा सकती है, और किसको खा सकती है? चूहे को भी खा सकती है, और खरगोश को भी खा सकती है। समझ रहे हो? तो बहुत सारी श्रृंखलाएं जब एक साथ आपको देखने को मिले या एक साथ जुड़ जाएं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की समस्या क्या है? पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है, मतलब उसे रोक लेती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जो होती हैं, मतलब अगर वो रोक रही है, और तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सूरज के जो प्रकाश है वो हम सबके लिए क्या है? हानिकारक है। डायरेक्ट पड़ना उसका हमारे लिए क्या हो रहा है बेटा? हानिकारक है। तो सूरज के प्रकाश से जो बीमारियां हो सकती हैं डायरेक्ट पड़ने से, या यूवी पराबैंगनी किरणों से, वो कौन कौन सी हो सकती है? हमें त्वचा का रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, पौधों का नाश हो सकता है, और अलग अलग तरीके से बीमारियां देखने को हमें मिल सकती है। मुख्य रूप से ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कौन से मंडल में पाई जाती है? हमारे इन्वायरमेंट में कुल 7 तरीके के मंडल है, 7 तरीके के लेयर्स हैं, 7 तरीके के मंडल है। उसमें से एक मंडल है आपका संताप मंडल। तो समताप मंडल में आपकी कौन सी लेयर पाई जाती है? बताओ। ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। अगर ओजोन नीचे मिलने लग जाए तो वो क्या है? खराब है। ओजोन जहरीली गैस है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। O2 दो, मतलब ऑक्सीजन के पराबैंगनी विकरणों के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? 2 O मिल जाते हैं, 2 ऑक्सीजन के 2 अणु, और फिर ये O2 एक ऑक्सीजन के अणु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? O3 बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन
कहते हैं। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका की ओजोन परत पर एक मोटाई की कमी दिखाई दी, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है, CFCs को माना गया है, जिनका उपयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। किस किस में करते हैं मैंने आपको बता दिया था अभी। AC में करते हैं, फ्रिज में करते हैं, इन सब चीजों में करते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ये इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, UNEP में सबकी अनुमति से ये सर्वानुमति बनी कि सभी देश CFCs का उत्पादन 1986 तक क्या करेंगे, कम करेंगे। और इसके लिए क्या लेके आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल लेके आ गया। ये पूछा जाता है, ओजोन के बारे में पूछा जाता है, ओजोन किस वजह से डिप्लीट मतलब खत्म होती जा रही है वो पूछा जाता है, और इसको ठीक करने के लिए किन गैसों को जिम्मेदार माना गया, CFCs को माना गया, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि उसको ठीक करने के लिए क्या क्या काम करे गए। तो UNEP के प्रोग्राम के अंदर हमें बोला गया कि ये सब चीजों को कम करना चाहिए, और इसके लिए क्या लेके आए हैं हम लोग, क्योटो प्रोटोकॉल लेके आए हैं। कचरा प्रबंधन क्या होता है, आज के समय में कचरे को निपटाना सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो हम इसको देखते हैं कैसे देखने को हमें मिलता है। कचरे के निम्न पदार्थ होते हैं। पहला है आपका जैव निम्नीकरणीय, दूसरा है आपका अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो सूक्ष्म जीव के कारण छोटे घटकों में बदले जाते हैं। जो क्या है, छोटे छोटे रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फल, सब्जियां, छिलके, सूती कपड़ा आदि। अजैव, वही मैं वापस बोल रही हूँ, जैव से ध्यान रखोगे जीवन, अजैव से ध्यान रखोगे जिसमें जीवन नहीं है। तो जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक, पॉलिथीन, ये सब क्या हो गया आपके अजैव, जिनको हम अपघटित नहीं कर पाते। तो हम इन्हें कैसे कर सकते हैं, जैव संयंत्र, सीवेज, कूड़ा भराव क्षेत्र, ठीक है, कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब डायरेक्ट क्या होता है कि हम उसको राख में बदल देते हैं, हम उस कूड़े को जला देते हैं। पुनः उपयोग का मतलब क्या है कि हम उसे दोबारा रीयूज करते रहें। ठीक है, पुनः चक्रण, हम उसे क्या करें, रिसाइकल करें। रिसाइकल मतलब आप उसको तोड़ मरोड़ करके कोई दोबारा एक नई चीज बना लो। ठीक है, कंपोस्टिंग मतलब वही होता है कि कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि कचरे को एक गड्ढे में भरो और उसको बंद कर दो, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो कचरा खाद में बदल जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कूड़ा भराव क्षेत्र का मतलब ये है कि कचरे को एक निचले क्षेत्र में गड्ढा वगैरह बना करके, मतलब जहां पर ज्यादा कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको नीचे दबा दिया जाता है। ठीक है, सीवेज, ये तो हमें पता है कि हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, सीवेज सिस्टम को, नालियों वगैरह का सिस्टम। ठीक है, जैव मात्रा संयंत्र, ये यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरे को खाद में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 2 बुक्स आपकी कवर हो गई हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार इसको प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो। कुछ नहीं पता लगा तो अभी आप मुझे मार्क करके दो, और बाद में नहीं तो मेरे को यहाँ पर पॉइंट आउट करना। फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे तरीके से उठते हैं, क्या क्या आते हैं, मैं आपको वो डिस्कस करूंगी। और इसके साथ उन सबके सोल्यूशन आपको पॉइंटर्स बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो, ऐसे समझो तो आप ये आंसर लिख पाओगे। पर टॉपिक आपको एज यूजुअल याद करना है। हाँ जी, वही लिखना है। कुछ भी चीजें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। हम मान के चलते हैं वी हैव ओनली 20 to 25 days। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, चीजें टॉपिक कवर खत्म हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आए तब आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ या फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।